आप सभी को नमस्कार। और आज का इस गणतंत्र दिवस की भी शुभकामनाएं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देव रोड में 27 तारीख को मतलब कल आपका मेंबरशिप चुनाव होने जा रहा है, तो उस संबंध में कुछ तथ्य मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ। फिर भारतीय मजदूर संघ को इस चुनाव में हम क्यों मतदान करें। तो आप सब जानते हैं कि भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रवादी विचारधारा वाला नॉन पॉलिटिकल और मजदूरों ने मजदूरों के लिए बनाया हुआ एक मजदूर हितैषी संगठन है। आप जानते थे भारतीय मजदूर संघ की अनेक उपलब्धियां हैं। उसमें से कुछ उपलब्धियां उसमें जैसे केंद्र सरकार ने 84 में भर्तियों पर प्रतिबंध लगाया था। भारतीय मजदूर संघ के उस समय के सरकार के सत्ता में आने के बाद जब राजग का सरकार था, तो आंशिक रूप से भर्तियों पर रोक लगाने के कारण कोई भी भर्ती नहीं हो रही थी। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने 9 वर्ष के लंबित औद्योगिक कर्मचारियों को 300 छुट्टी का भी एक ऐतिहासिक फैसला उस समय किया। ये 84 से जो भर्तियां बंद थी उसको भी क्लियर किया। आप जानते हैं कि जबकि दोनों अन्य पुराने जो मान्यता प्राप्त महासंघ है, जिन्होंने 5वें पे कमीशन के अनुसार के बावजूद नेशनल काउंसिल में 120 छुट्टी ईएल जमा करने का अधिकार सेवा निवृत्ति के समय दिया था। और जब हम जानते हैं कि जब कैशियन कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको लीव का एक अलग से एक बेनिफिट मिलता है। तो उस समय में 120 छुट्टियों की जगह 300 छुट्टी का प्रावधान केवल भारतीय मजदूर संघ ने किया, उस समय के नेतृत्व ने किया। उस समय के सरकार में जब प्रथम शासनकाल में नेशनल काउंसिल जैसिम की मीटिंग की मांग की गई थी, तो 1 जनवरी 2004 से सबसे पहले 50% महंगाई भत्ते को और इस मांग को पूरी तरह से सरकार ने ठुकराया था। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के प्रतिनिधि ने मीटिंग में ये कहा कि हम डीए मर्ज करा कर रहेंगे। अधिकारियों ने कहा कि सरकार संसद में बयान दे चुका है कि आप कैसे डीए मर्ज करोगे। तो ये कहा गया था कि हम सड़कों पर उतरेंगे और डीए को मर्ज करा करेंगे। भारतीय मजदूर संघ के दिशा निर्देशानुसार सरकारी राष्ट्रीय परिसंघ के बैनर के तले रेलवे, डिफेंस, पोस्टल अन्य जो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित केंद्रीय कर्मचारियों ने उस समय जबरदस्त आंदोलन नई दिल्ली में किया। सरकार ने वार्ता की और डीए को मर्ज कराने का एक इतिहास रचा। उस समय के बाद जब आप जानते हैं कि ये प्रमोशन वाला इशू हम सबसे जुड़ा हुआ है, तो आप जानते हैं कि 20 मई 2003 तक औद्योगिक कर्मचारियों को पदोन्नति केवल 23 ट्रेड तक ही सीमित थी। जो रेशो है 15, 20 और 65 के रेशो हुआ करता था। 15% में HS1 65% स्किल्ड होते थे और MCM कुछ ही ट्रेड तक सीमित था। लेकिन भारतीय मजदूर संघ के प्रयास से 19 मई 2003 को केंद्र सरकार तथा महासंघों के बीच एक वार्ता हुई और ये तय हुआ कि औद्योगिक कर्मचारियों का नया रेशो 25, 30 और 45 होगा।
जो 25% का 10% एमसीएम के पद पर होंगे। एमसीएम कुछ ट्रेड तक सीमित था, सभी ट्रेडों में एमसीएम पद सृजन हुए करते थे, लेकिन 23 ट्रेड के स्थान पर सभी ट्रेड में पदोन्नति का रेशियो जारी किया हुआ। तो 79 में भी ये स्ट्रेंथ पर के बारे में भी रेशियो लागू हुआ था, जिसका लाभ आज तक कर्मचारी हमारे निर्माणी में और अन्य अन्य जो सरकारी उद्योग में, डिफेंस में, वो कर्मचारी लाभ ले रहे हैं। केवल यश भारतीय मजदूर संघ का ही है। 2003 में, उसके बाद आपका 96 में जो रेशो मेंटेन किया गया था, तो उसमें भी भारतीय मजदूर संघ के कारण ही ये सारी उपलब्धियां हुई। अभी हम प्रमोशन के बारे में जैसे कहते कि अभी एमसीएम के भी बहुत सारे इशू, तो आपको जानकारी के लिए कि अभी चार्जमैन वाला इशू भी हमारे संगठन ने उस संबंध में जेसीएम में वगैरह वार्ता चालू है, शायद वो भी एमसीएम टू चार्जमैन और अन्य जो चार्जमैन के प्रमोशंस के बारे में जल्द से जल्द ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। उसके बाद जो हम देखते हैं कि डिफेंस में भर्तियां प्रारंभ हुई, लेकिन आयुध निर्माणी भर्तियों के सुचारू रूप से नहीं हो रही थी। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने तत्कालीन उस समय के सरकार में 20 मई 2003 और 2001, 2002, 2003 जो रिक्त स्थानों में अभी भी वैकेंसी पेंडिंग थी, करीब करीब 7,000 पदों की हमने उस समय स्वीकृति की, जो आज हमारे कर्मचारी आयुध निर्माणी में काम कर रहे हैं। ये उपलब्धि केवल भारतीय मजदूर संघ की है। उसके बाद रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीएचडी कैंटीन से सामान नहीं मिलता था, या कैंटीन की फैसिलिटी। तो सीएचडी आज जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है, वो केवल स्मार्ट कैंटीन कार्ड की जो सुविधा उनको मिल रही है, या कुछ लोग रिटायरमेंट होंगे तो उनको भी कैंटीन कार्ड का फैसिलिटी केवल न केवल भारतीय मजदूर संघ ने दिला है। तो इसके बारे में क्योंकि 23 तारीख जब भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस होता है, उसी समय जो है इस सरकार ने उस संबंध में आदेश, और वही उस समय के जो हमारे स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी, और उन्होंने उस समय भी कहा था कि आपने इसके बारे में बहुत लंबी लड़ाई की है, तो आपके भारतीय मजदूर संघ के स्थापना के दिन ही उन्होंने इसका आदेश पारित किया। उस संबंध में आप उस कागज को भी देखते, मंत्रालय का आदेश भी आप देख सकते। ये सारी उपलब्धियां होने के बाद उत्पादन पर आधारित बोनस की सबसे बड़ी लंबी लड़ाई अगर किसने लड़ाई है, तो सबसे पहला भारतीय मजदूर संघ। प्रारंभ भारतीय मजदूर संघ के स्थापना से तो दूसरे ट्रेड यूनियन भी संगठन उस समय कहते थे कि बीएमएस के लोग पागल है, सरकारी कर्मचारियों को कौन सी उत्पादन करते हैं जो उन्हें बोनस मिलता है। और जबकि बोनस का आदेश माननीय उस समय के चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हो गया, तो अपनी उपलब्धियां बताने लगे। बोनस की सीलिंग सीमा में 2 बार वृद्धि भारतीय मजदूर संघ के प्रयास के उस समय के सरकार से वार्ता के कारण हुआ। और शायद हम यहाँ भी देखते हैं, कुछ हम जब बोनस की बात करते थे तो कुछ संगठन ये भी आरोप करते थे कि बोनस भारतीय मजदूर संघ कौन देगा, बोनस सरकार तो देंगे नहीं, कि इनके कार्यालय से जाके बोनस का पैसा लीजिए, ऐसा भी उस समय में हमारे साथ आरोप किया गया। लेकिन हम पीछे हटे नहीं, तो उस समय में हमने बोनस के लिए भी हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। भारतीय मजदूर संघ के और उस समय का जितने भी सरकार आए, चाहे सरकार किसकी भी हो, जो मजदूर हितैषी वो हमारी सरकार है, पहले से हमारी मान्यता।
तो हम देखते कि बोनस की पहली सीलिंग क्या थी कि 2500 थी, 3500 थी, 2015 थी, 3500 थी, फिर अभी 7000 की, ये लास्ट के समय में 7000 उसकी सीमा, ये केवल भारतीय मजदूर संघ की बदौलत ही हुआ। 3 साल के एरियर्स के भुगतान भी उस समय में हमने करा के दिया। बोनस भारतीय मजदूर संघ के ऑफिस से आप लीजिए, उस समय में आरोप होते थे एनपीएस कर्मचारियों को, साथ ही सीजीएस की फैसिलिटी केवल भारतीय मजदूर संघ के कारण हुई। हम देखते कि कोई नया कर्मचारी अगर कुछ कारणवश देहांत होता है तो उसको भी ओपीएस का साथ ही साथ जो एनपीएस में रिटायर कर्मचारी होता है, तो उस समय में भारतीय मजदूर संघ ने जंतर मंतर से आपका मंत्रालय तक बड़ा मोर्चा का आयोजन किया था। और उस समय में उसी तारीख को जो है सरकार ने उस संबंध की ग्रेच्युटी का भी अधिकार केंद्रीय कर्मचारियों को होए, तो एनपीएस के लिए भी हमने आपका उस समय ग्रेच्युटी का हमने आदेश पारित किया। अभी हम जब एनपीएस की और ओपीएस की बात करते हैं तो सीसीएस पेंशन रूल 1972, हम सबको मालूम है कि जो 2004 में नई पेंशन स्कीम लागू करने की अधिसूचना 22 दिसंबर 2003 में ही उस समय में सरकार ने उस संबंध में घोषणा की थी। भारतीय मजदूर संघ ने नॉन गारंटीड पेंशन स्कीम एनपीएस का उस समय में बड़ा विरोध किया और अभी भी कर रही है, और सरकार से वार्ता भी कर रही है। संघर्ष का के साथ संवाद, यह हमारी पहले से भूमिका है भारतीय मजदूर संघ की। उस समय के तत्कालीन सरकार ने भी इसमें सुधार करने का हमको आश्वासन दिया था। अभी भी सरकार से वार्ता चल रही है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एनपीएस को ओपीएस में बदलने का काम केवल भारतीय मजदूर संघ ही करेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। भारतीय मजदूर संघ ने इसका कड़ा विरोध किया। नेशनल काउंसिल जेएसएम के नेताओं ने उस समय मौन धारण किया। कुछ नेता उस ट्रस्ट में सम्मिलित हो गए। ट्रस्ट के माध्यम से देश भर में विदेशों में उन्होंने उस समय सरकारी खर्चे से बहुत सारे वहाँ अन्य देश में अन्य प्रांत में किस तरह का एनपीएस है, तो उन्होंने उस समय में सिर्फ घूमने का काम किया। ये सब डॉक्यूमेंट आप देखेंगे तो ट्रस्ट में कौन था, ट्रस्ट में कौन नहीं था, तो ये सारा जो एनपीएस का अभी और ओपीएस का चल रहा है, तो इसमें बहुत ही ईमानदारी से केवल भारतीय मजदूर संघ ही लड़ रहा है। तो हम जानते हैं कि अभी यूपीए सरकार सत्ता में आई और अगस्त 2004 से चुनाव में जो पिछले सरकार का अंत हो गया, तो 2004 में इस संबंध में नोटिफिकेशन आया। उसका विरोध करते करते आज तक हमने एनपीएस को आने वाले दिनों में कि हमारा जो कर्मचारी है वो उसको उसके सेवानिवृत्ति के पश्चात उसको एक अच्छी पेंशन या अच्छे उसका जो रिटायरमेंट के बाद लाइफ जो अन्य जैसे लोग रिटायर होते हैं वैसे ही पेंशन करके, ये आपको मैं आश्वस्त करना। हमने ग्रेच्युटी का प्रावधान जो एनपीएस में नहीं था, 2016 में मैंने कहा कि हमने मोर्चा निकाला, उसी समय भारतीय मजदूर संघ के प्रयास से हो गया। भारतीय मजदूर संघ के प्रयास से फैमिली पेंशन हो गया। भारतीय मजदूर आंदोलन की देन है कि सरकार ने अपना अंश 10% से बढ़ाकर 14% किया, जो अभी भी उसमें भी और हमने सुधार किया। जमा फंड को विड्रॉल करने का भी आदेश हमने करवाया। एसीबी स्कीम को लागू करना, ये भारतीय मजदूर संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसे आप जानते हैं कि पदोन्नति को ज्ञात होगा कि 9 अगस्त 1909 ने तत्कालीन उस समय के सरकार ने कर्मचारियों को 2 पदोन्नति के बराबर आर्थिक लाभ देने हेतु एसीपी स्कीम लागू की थी।
इसके पूर्व कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग होता था, जहाँ भर्ती होता था वहीं पर उसी पोस्ट पर सेवानिवृत्त होता था। हम जानते हैं कि हम जैसे में हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी जो लेबर लोग जो होते, जो लेबर पे ही रिटायर होते थे, लेकिन 2012 से जब हमने संगठन या तो सबसे पहला जेएसएम में कि इन लेबरों को भी अन्य अन्य ट्रेड में सम्मिलित किया जाए, ये केवल हमारे ही कारण, भारतीय मजदूर संघ के कारण, जेएसएम के कारण और भारतीय संरक्षण कामगार संघ की ओर से हुआ। तो ये हमने एसीपी की भी स्कीम के बारे में 5वें वेतन आयोग की अगर हम देखेंगे तो वहाँ कुछ तत्कालीन सरकार ने ये लागू नहीं किया था। इसके पहले का, जब अटल जी के पहले के सरकार की मांग को भारतीय मजदूर से आयुध निर्माणी को 84 से 99 तक की भर्तियाँ अटल जी के सरकार ने भारतीय मजदूर संघ, भारतीय प्रतिरक्षा में से फिर से प्रारंभ हुआ। बहुत से ट्रेड अप्रेंटिस ओवर एज हो गए थे, तब भारतीय मजदूर संघ ने 2 वर्ष आयु सीमा को वृद्धि बढ़ाई थी, जो जिनके कारण आज भी आयुध निर्माणी देव रोड में भी वो ट्रेड अप्रेंटिस आज नौकरियां कर रहे हैं। 2010 में हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार ट्रेड अप्रेंटिस को नौकरी देने का प्रावधान हुआ था। तो उस समय के जो बच्चे थे तो उनकी सीनियरिटीकरण, उनका एज खत्म हो रहा था, तो ओपन विज्ञापन के आधार पर औद्योगिक कर्मचारियों की भर्ती प्रारंभ की जाए। बीपीएमएस ने ट्रेड अप्रेंटिस के मेरिट लिस्ट को 5 मार्क दिलाने का आदेश किया और सेवानिवृत्त आयु को संबंध में भी उस समय में 5% मार्क दिलाने का हमने आदेश किया था। उसके बाद सेवानिवृत्त हमारा कर्मचारी पहले 58 में रिटायरमेंट होता था। भारतीय मजदूर संघ के लगातार प्रयास के बाद उसको हमने 60 वर्ष की आयु में हमारा कर्मचारी रिटायरमेंट होगा। यह भी भारतीय मजदूर संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि। 5वें वेतन आयोग में उस समय में हमने बहुत सारे रिकमेंड रखे और उसके कारण जो है उस समय का जो पे पैकेज था उसको बढ़ाने में भारतीय मजदूर संघ के प्रयासों का ही यश है कि आज हमारे बहुत सारे कर्मचारी एक अच्छी पेंशन, एक अच्छी ग्रेजुएटी, एक अच्छा पे पैकेज लेकर रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि हमारी मांग ये है कि देश के हित में करेंगे का और काम का लेंगे पूरा दाम। तो ये भारतीय मजदूर संघ की कुछ राष्ट्रीय उपलब्धियां हैं। आप जानते हैं कि भारतीय संरक्षण कामगार संघ 2012 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में यह स्थापन हुआ और अभी चुनाव होने जा रहा है मेंबरशिप वेरिफिकेशन का। आप जानते हैं कि इस चुनाव में जिस तरह से कार्य समिति में चढ़ बढ़कर लोग सहभागी होते हैं, उस तरह की कोई भी सहभागिता आपको नहीं दिखती। इसका कारण है कि इसके पहले भी मेरे जानकारी के उस हिसाब से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 8 बार मेंबरशिप वेरिफिकेशन हुआ। तो सभी संगठन जो अभी जेएसएम की, जेएसएम 4 की या मान्यता का रिकॉग्नाइज की बात करते हैं, तो मेरा सवाल है और शायद ये सवाल आप भी अपने अपने संगठन से पूछिए कि जब 8 बार वेरिफिकेशन हुआ, जब 8 बार आपके पास सदस्यता संख्या का आंकड़ा था, तो आपने संगठन क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये सारी संगठन सभी मैनेजमेंट के इशारों पे चलती है। इसको जो अन्य अन्य भाषा में आप समझदार है तो आप समझ जाएंगे। आप जानते हैं कि जब अगर यहाँ जेएसएम 4 आता है और यहाँ का संगठन अगर कोई मान्यता प्राप्त होता है, तो सबसे पहली दिक्कत अगर किसको है
तो वो दिक्कत सिर्फ मैनेजमेंट को। हम जानते कि यहाँ का संगठन सिर्फ वर्ष कमेटी के लिए संबलित है, मतलब वर्ष कमेटी तक ही सीमित है, क्योंकि इस वेरिफिकेशन के चुनाव में भी आपको कहीं पर भी जैसे वर्ष कमेटी में खर्चे किए जाते हैं, लोगों को प्रलोभन दिए जाते हैं या अन्य अन्य प्रकार से लोगों को वोट पाने के लिए करते, तो वो आपको कहीं नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनको संगठन से कुछ नहीं है। क्योंकि अगर रिकॉग्नाइज होंगे और रिकॉग्नाइज होने के बाद फिर क्योंकि JSM 4 का मिनिस्ट्री तक जाता है और उसमें कोई भी इशू हम बात को उठाएंगे तो उसको उस इशू को क्लियर हो रहा है। क्योंकि अभी जो दिक्कत चल रहा है वही है, वर्ष कमेटी तक सीमित है। वर्ष कमेटी माने हम जानते हैं कि बस वो WC उससे सीमित है, लेकिन जब पॉलिसी बनाना है कुछ अन्य जिसके बारे में पे पैकेज के बारे में हो, अन्य अच्छी फैसिलिटी के बारे में हो, तो उसका निर्णय ये JSM में ही लिया जाता है। और मैनेजमेंट यहाँ की चाहती नहीं है कि आज JSM 4 आए। JSM 4 आएंगे तो फिर हमको काम करना पड़ेगा, वहाँ के मुद्दे मिनिस्ट्री तक जाते, और शायद 8 बार वेरिफिकेशन होने के बाद भी एक भी संगठन ने यहाँ, जब आपके पास आंकड़ा था तभी भी आपने वेरिफिकेशन नहीं किया। शायद ये सवाल मेरा भी है, और ये आप भी अपने संगठन से जब पूछिए कि आपने 8 बार जब वेरिफिकेशन हुआ तो आपने क्यों नहीं किया। कुछ लोकल इशू है, हमने MIL के थ्रू, आप जानते हैं कि कारपोरेशन में जब ये अयोध्या निर्माणी का कारपोरेशन हुआ तो उस समय में हमने बड़ा संघर्ष किया। हमने भी दिल्ली हाई कोर्ट में कोर्ट किया उस संबंध में, उसकी भी सुनवाई चालू है। और जब तक हमारा कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी जो भर्ती हुआ है, वो जब तक रिटायरमेंट केंद्रीय कर्मचारी नहीं होता तब तक ये हम लड़ाई लड़ेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। CW के संबंध में, इलेक्ट्रिक के संबंध में या स्टेट मेंटेनेंस के संबंध में हमने पिछले 2 साल में जो फंड की कमी थी, उस फंड की कमी को हमने MIL के CMD जी से वार्ता करके हमने उसको भी, उस फंड को भी बढ़ाया। स्पोर्ट्स के बारे में आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स के बारे में सबसे पहला हमने प्रयास किया, जो स्पोर्ट्स का फैसिलिटी पहले बंद था, हमने MIL के CMD उनसे वार्ता कर वो फैसिलिटी फिर से चालू किया है, जो अभी भी स्पोर्ट्स की बहुत सारी आयोजन अन्य अन्य फैक्ट्री में हो रहे। ये भी सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय मजदूर संघ के, भारतीय संरक्षण कामगार संघ के कारण हुई। अन्य जो छोटे छोटे फील्ड यूनिट से थे तो उसको भी हमने JSM के माध्यम से, बीच में कुछ हमारे कर्मचारी NPS to OPS में कन्वर्ट होने के बाद उनकी भी बहुत सारी दिक्कत थी, तो हमने बोर्ड JSM पर उस संबंध में बात की। अयोध्या निर्माणी देवरोड में क्वार्टर के रोस्टर में, क्वार्टर जब हमको अलर्ट होता है तो उसमें SC ST का प्रावधान नहीं था, हालांकि रूल में था, लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने SC ST का, इसमें भी SC ST का रोस्टर पॉइंट होना चाहिए क्वार्टर में, तो उसको भी हमने सबसे पहले किया। उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति के बारे में तो अगर कहा जाए कि अयोध्या निर्माणी देवरोड में अनुकंपा की भर्तियां पहले किस तरह से होती थी आप सब जानते हैं, लेकिन भारतीय संरक्षण कामगार संघ ने जो 3 साल में एक केस खत्म हो जाती, जो 3 इयर्स 3 रिव्यू थे, और उसके बाद जो है उसको इसको कंसल्ट नहीं किया जाता था। भारतीय संरक्षण कामगार संघ ने 2012 में ही आते हमने उस संबंध में कुछ मंत्रालय से पत्राचार किया, कुछ उसके बारे में हमने कोर्ट में भी केस किया। तो आप जानते कि अभी पुराने भी जो केसेस है वो रिव्यू में हो रहे हैं और वो नौकरियां आज
फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। उसके बाद मैरिड सन, मैरिड डॉटर, अनुकंपा में भर्ती होने वाली हमारे कोई कर्मचारी की फैमिली अगर 10वीं पास नहीं है तो उसके लिए भी हमने रिलैक्सेशन का मंत्रालय से वो आदेश पारित किया था। और आने वाले दिनों में भी, अब शायद जानते हैं कि हम बीच में बॉम्बे हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट में उस संबंध में हमारी पीआईएल दाखिल करने की तैयारी चल रही है। और आने वाले दिनों में जो अनुकंपा नियुक्ति जो फंसी हुई है उसको भी हम जल्द से जल्द क्लियर करेंगे। दूसरी उपलब्धि है कि आप जानते हैं कि पहले अगर कोई कर्मचारी आपका कुछ कारणवश अर्नस फैक्ट्री में उसका एक्सीडेंट होता था तो हमारा जो WC एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, तो मुझे बड़े गौरवपूर्ण से मैं आपको इस बात को सामने रख रहा हूँ और कि केवल भारतीय संरक्षण कामगार संघ ने उस समय में सभी खातेदारों को और सभी सरकार के मंत्रियों को, और उस संबंध में हमने 4 साल की लंबी लड़ाई लड़ी। और जो WC एक्ट था, जिसको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कहते हैं हम, उसको हमने एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट किया। उसके कारण तो केवल कामगार अगर कुछ एक्सीडेंट में उसकी जान जाती थी तो खाली उसको कंपनसेशन मिलता था, लेकिन जो अन्य एएनआईज है या अधिकारी है या स्टाफ है उनको नहीं मिलता। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि अगर आयुध निर्माणी देवरोड में है तो हमने वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट को चेंज करके हमने एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, उस संबंध में गैजेट भी प्रकाशित हुआ है। आप जानते हैं कि पहले सिर्फ कोर्ट के माध्यम से आपका जो कंपनसेशन मिलता था, लेकिन हमने उसको 25 लाख का एक्स ग्रेसिया, सबसे पहला आप जानते हैं कि मेरे ही पिताजी और हमारे खंडागड़ी जी, इनका फैमिली को 25-25 लाख रुपए उस समय में, उसके बाद जितने भी दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हो गए उनके फैमिली को 25 लाख एक्स ग्रेसिया का केवल भारतीय संरक्षण कामगार संघ की ओर से होगा। मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते करते हमारी कुछ सामाजिक भी जिम्मेदारियां है। आप जानते कि कोरोना काल में हमारे भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने आपके पूरे स्टेट में वो सैनिटाइज़र स्प्रे करना हो, मास्क का वितरण करना हो, दवाई का वितरण करना हो। उस समय में जो अपने घर वाले भी पास में आते नहीं थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता उस समय में एडमिट से लेके उनको प्लाज्मा, अन्य जो मेडिसिन की उपलब्धता नहीं थी, तो दिन रात उस समय में भारतीय मजदूर संघ ने काम किया। और उस समय आप जानते कि हमने उस समय में कि जो कोरोना काल से देहांत होता था तो उनके भी अंत्य विधि करने का काम भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने किया। शायद ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन मजदूर हित के लिए और मजदूरों को ही अपना देवता मानने वाले भारतीय मजदूर संघ के रीति नीति अनुसार उस समय में हमने इस कार्य को सफल किया। आप जानते कि हर दिवाली हम जो हमारे वनवासी, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के भाई है, तो हम उनके गांव में जाते हैं, उनके साथ दिवाली करते हैं। और एक सामाजिक हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हर साल जो है पिछले अनेक सालों से हमारे लगातार ये इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। हम पर्यावरण संबंधित जागरूकता होनी चाहिए। आने वाले दिनों में पर्यावरण संबंधी बहुत बड़ी समस्या है, तो पर्यावरण के लिए भी भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता, आप जानते हैं कि हमने पहाड़ी के ऊपर 5000 पेड़ों का, और सिर्फ पेड़ लगाए नहीं तो उनका संवर्धन भी हम कर रहे। और पर्यावरण संबंधी भी भारतीय मजदूर संघ ने एक अच्छी उपलब्धि है। उसके बाद आप जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के दिन
हमने एक पिछले बहुत साल से हमने एक क्या कि हम फूल माला नहीं चढ़ाएंगे, जो फूल माला का खर्चा है तो हम वहाँ एक नोटबुक और एक पेन ऐसे कलेक्शन का हमने प्रोजेक्ट किया। और आज वो प्रोजेक्ट मावल के अन्य अन्य गांव में भी वो सक्सेस हो रहा है। लोग उस समय में बाबा साहब को श्रद्धांजलि करके एक नोटबुक एक पेन लाते हैं और जो गरीब अनाथ बच्चे हैं उनको वो देते। तो इस समय में सामाजिक समरसता का भी संदेश इस माध्यम से संगठन की ओर से अन्ना भाऊ साठे जयंती और अन्य अन्य जो राष्ट्र पुरुष है तो उनकी जयंतियाँ उनके बारे में उनके विचार समाज तक जाए, इसके बारे में आयोजन संगठन की ओर से। अरे पिछले 22 तारीख को ही रामलल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दीव रोड में हुआ। उस समय में भी भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत कर कर हनुमान मित्र मंडल के सहयोग से और सभी स्टेट वासियों की ओर से सहयोग से एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। तो ऐसा भारतीय मजदूर संघ सिर्फ मजदूरों का हितैषी नहीं है, तो जो त्रिसूत्री है राष्ट्रहित, उद्योग हित और कामगार हित, और इसी आधार पर त्याग तपस्या बलिदान आने वाले 27 तारीख को जो है भारतीय मजदूर संघ का जो चुनाव चिन्ह है ये वज्रमूठ, तो उस चुनाव चिन्ह पर आप मुहर लगाकर आने वाले दिनों में भारतीय मजदूर संघ को और मजबूत करेंगे। और यह भारतीय मजदूर संघ मजबूत होगा तो आपके अधिकारों को खुले रूप से ईमानदारी पूर्वक बोलने वाला केवल एक ही संगठन है। तो ऐसे संगठन को आप 27 तारीख को बहुत सारे वोटों से आप जिताएंगे, मैं ऐसे अपेक्षा करता हूँ। और मेरे 2 शब्द यहाँ ख़त्म करता हूँ। नमस्कार। भारत माता की जय।